सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 300 सेंचुरी से लेकर 1200 सेंचुरी के एग्जाम के बारे में। तो ये आपका एग्जाम जो है 4 डेज पर है मेनली। एक है 18 जुलाई को, सेकेंड आपका 20 जुलाई, फिर 22 जुलाई को है, 30 जुलाई को है। तो ये वीडियो चारों ही एग्जाम्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। ऑल्सो ये आपका जो एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें आपका 300 सेंचुरी से लेकर 1200 सेंचुरी कवर करने वाले हैं। इसमें आपके टोटल 6 यूनिट्स है, जिसमें हम देख सकते हैं ये सारे आपका सिलेबस है। एंड इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली यूनिट 1, 2 एंड 3 ही कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट होने वाला है आपका यूनिट 4, 5 एंड 6। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं हमारे सर्वेस के। सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे गुप्तास एंड वकाताकास के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनकी इकोनॉमी सोसाइटी के बारे में एंड उनकी कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में। थर्ड यूनिट में हमारे 2 पार्ट्स है। पहला है अर्ली मिडीवल में, हमारे दोनों पार्ट्स है। तो फर्स्ट इज हमारा कि चेंजेस कौन कौन से हुए थे पोस्ट गुप्ता पॉलिटी में। सेकेंड हमारा उनकी इकोनॉमी में एंड सोसाइटी में। देन हम पढ़ने वाले हैं वर्धानास के बारे में, पल्लवास के बारे में एंड चालुक्यास के बारे में और उनकी कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में। देन आपके पास होने वाली यूनिट 4, 5 एंड 6, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं यूनिट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो इसमें हम वीडियो में मेनली कवर करने वाले हैं यूनिट 1, 2 एंड 3 एंड तीनों के जो कुछ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेज यूज्ड बाय द हिस्टोरियंस टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 300 सेंचुरी टू 1200 सेंचुरी। तो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज यूज करे हैं हमारे हिस्टोरियंस ने ताकि वो हिस्ट्री इंडिया की पता लगा सके। तो इसमें आपको मेनली तो ये पता होना चाहिए कि हमारे जो प्राइमरी सोर्सेज थे वो थे स्टोन पिलर्स, क्योंकि पिलर्स पे लिखा हुआ होता था वो चीजें। टेम्पल वॉल्स, क्योंकि जो मतलब मंदिर की वॉल्स होती थी उसमें बहुत सारी चीजें कलाकारी वगैरह की जाती थी एंड बहुत सारी चीजें बनी हुई होती थी। देन हमारे पास है रॉयल एंड कॉटली रिकॉर्ड्स, कॉइन्स है हमारे पास, जो कि हम सिक्के वगैरह मोस्टली इकट्ठे करने का लोगों को बहुत शौक होता है, तो उसके बारे में हम पता कर सकते हैं कि कैसे उस समय की हिस्ट्री थी। देन हमारे पास है लिटरेरी वर्क्स, रिलीजियस टेक्स्ट एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। देन अगर हम बात करें इंस्क्रिप्शंस भी जो कि हमारे को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में हमारे को वो बताते हैं। देन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के बारे में बताते हैं एंड रिलीजियस पैट्रोनेज के बारे में बताते हैं। कॉइन्स हमारे को मेनली हेल्प करते हैं कि वो डिटरमाइन कर सके हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, कि उस समय क्या नॉर्मल सिस्टम चल रहा था, कि मतलब पैसे वगैरह का सिस्टम चल रहा था या नहीं चल रहा था। देन हमारे पास आ जाता है लिटरेरी वर्क्स। लिटरेरी वर्क्स में हमारे पास थी पोएम्स, उस समय एपिक्स थी हमारे पास एंड क्रॉनिकल्स थे। एंड बहुत सारे, अगर आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे तो आपके पास बहुत सारे क्रॉनिकल्स, बहुत सारी पोएम्स होती है, जो कि आपको जो है एक हिस्ट्री की जो है बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। देन हमारे पास है सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। इन सब के बारे में भी हमारे को बहुत सारी चीजें हिस्ट्री के बारे में पता चल सकती है। एंड लास्ट हमारे पास है रिलीजियस टेक्स्ट, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स रह जाते हैं हमारे पास, स्ट्रक्चर्स होते हैं, आर्टिफैक्ट्स होते हैं एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। ये सारी चीजें हमारे को प्रोवाइड करती है एक इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट में आ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट चैलेंजेस डू हिस्टोरियंस फेस व्हाइल स्टडीइंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो कौन कौन से चैलेंजेस हिस्टोरियंस ने फेस किए। सबसे पहले तो यही होता है क्योंकि जो चीजें हैं वो बहुत पुरानी है, तो जैसे हमारे पास स्टोन्स वगैरह है, अगर स्टोन्स पे कुछ इंस्क्रिप्शंस वगैरह की गई हैं तो वो स्टोन्स कई बार टूटे हुए मिलते हैं, कई बार वो इतने ज्यादा घिस चुके होते हैं कि लोगों के लिए, जो हिस्टोरियंस है उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है इन चीजों को पहचानना। तो फर्स्ट हमारे पास है अवेलेबिलिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सोर्सेज। तो क्योंकि सोर्सेज वगैरह जो भी हमारे पास होते हैं उनको इतने अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया गया होता है, जिसकी वजह से हिस्टोरियंस के लिए भी डिफिकल्ट होता है कि जो वो चीजें हैं वो क्या कहना चाह रही है उनको पता लगाना। सेकेंड हमारे पास है डेसिफरमेंट एंड इंटरप्रिटेशन, क्योंकि हिस्टोरियन जो है वो भी सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है, तो इसलिए हो सकता है कि सबके इंटरप्रिटेशन अपनी अलग अलग हो। एंड हमारे पास बहुत सारी स्क्रिप्ट होती है, लैंग्वेजेस होती है, जो कि हिस्टोरियंस को पता लगाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हर हिस्टोरियन को सारी लैंग्वेजेस या फिर सारी इंस्क्रिप्शंस के बारे में नॉलेज नहीं होती है, और इंस्क्रिप्शंस जनरली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और जिनको एक्सपर्टीज रिक्वायर होती है कि ताकि उनकी लैंग्वेज वगैरह को समझ सके। थर्ड हमारे पास है बायसेस एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द सोर्सेज। तो ये भी हमारे पास है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे होते हैं वो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के लिए ज्यादा एक्सपर्टीज होती है उनके पास, बट कुछ सब्जेक्ट्स की उनके पास एक्सपर्टीज नहीं होती है, और उस समय जो वो इंटरप्रिटेशन है वो दूसरों के लिए नुकसान भी कर सकती है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द रूलिंग एलाइट्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, और जो कि क्या कर सकते हैं वो एक हिस्टोरिकल अकाउंट को जो है फेवर में कर सकते हैं, जिससे हमारे को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हिस्टोरियंस को जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ता है एंड उनको बहुत सारी रेफरेंसेस देखनी पड़ती है मल्टीपल सोर्सेज वगैरह की, ताकि वो एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग अपने एक पर्टिकुलर चीज की कर सके।
लास्टली अगर हम देखें तो एब्सेंस ऑफ कंटिन्यूस नैरेटिव्स, तो कई बार हमारे पास कुछ नैरेटिव्स लाइक कुछ सेंचुरी के हमारे पास नैरेटिव्स होते हैं, कुछ सेंचुरी के नैरेटिव्स नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से हिस्टोरियंस को एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स को तैयार करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, दैट इज यूनिट 2, गुप्तास एंड वकाटकास। सो गुप्तास एंड वकाटकास में हमारे पास दो चीजें हैं, दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डिड गुप्ता एम्पायर कंट्रीब्यूट टू द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। सो जो गुप्ता एम्पायर है उसने कैसे कंट्रीब्यूट किया था कल्चरल डेवलपमेंट में इंडिया की। सो जो गुप्ता एम्पायर है उसका हमारे को सबसे ज्यादा सेंचुरी पता होनी चाहिए, तो वो थी 320 सेंचुरी से लेके 550 सेंचुरी तक, और उस समय उन्होंने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्रमोट किया था। उन्होंने मेनली कल्चरल डेवलपमेंट को और एंशिएंट इंडिया के। उस समय जो है पैट्रोनेज ऑफ गुप्ता रूलर्स, आर्ट, लिटरेचर एंड लर्निंग फ्लरिश, मतलब ये सारी चीजें जो बहुत ज्यादा फ्लरिश करी थी गुप्ता रूलर्स की, आर्ट वगैरह, लिटरेचर और उनके लर्निंग्स बहुत ज्यादा फ्लरिश करी थी, क्योंकि हम कह सकते हैं ये वर्डली माउथ की वजह से जो है लोग आपस में एक दूसरे से जान पा रहे थे इस चीजों के बारे में। गुप्ता पीरियड जो है वो विटनेस करता है एमर्जेंस ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, जो कि रिनोन की गई है ऑथर्स लाइक कालिदासा, जो कि प्रोड्यूस करते अपने वर्क्स पोइट्री एंड ड्रामा में। स्कॉलर्स जो वो थ्राइव करते हैं इन गुप्ता यूनिवर्सिटीज सच एज नालंदा, तक्षशिला, एंड वो अट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एम्पायर जो वो विटनेस करते हैं एडवांसमेंट इन साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी एज एविडेंट इन द वर्क्स स्कॉलर्स लाइक आर्यभट्टा। तो आर्यभट्टा ने इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करवाया था, या फिर अब भी लोग जो है उनकी वजह से इस सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है। गुप्ता रूलर्स जो और जो पेट्रॉन्स है लाइक वो एक पेट्रॉन्स थे ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो कि लीड कर रहे थे टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड टेम्पल्स, स्कल्पचर्स एंड केव कॉम्प्लेक्सेस। ओवरऑल अगर हम देखें तो गुप्ता एम्पायर जो था वो सपोर्ट कर रहा था एंड एनकरेज कर रहा था ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक परस्यूट्स, कंट्रीब्यूटेड टू द गुड गोल्डन एज ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट इन एंशिएंट इंडिया। वहीं अगर हम देखें तो जो गुप्ता एज थी वो फेमस थी रॉक कट केव्स के लिए एट अजंता एंड एलोरा, एंड वो नोटेबल एग्जांपल्स थे उस समय उनके गुप्ता एरा आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डिड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी ऑफ द गुप्ता एम्पायर कंट्रीब्यूट टू इट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। सो जो कैसे गुप्ता एम्पायर जो है उसने बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी में जो बहुत ज्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट किया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी के वजह मतलब के लिए। सो एडमिनिस्ट्रेशन जो था और जो इकोनॉमी थी गुप्ता एम्पायर की वो बहुत ज्यादा क्रूशियल फैक्टर्स है, जिसे हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी को। एम्पायर जो है वो वेल ऑर्गेनाइज थे उस समय, एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज था। इफेक्टिव सिस्टम थे गवर्नेंस के। गुप्ता रूलर्स ने जो अडॉप्ट किया था डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, ग्रांटिंग सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी टू रीजनल गवर्नर्स वाइल मेंटेनिंग सेंट्रल कंट्रोल। तो मतलब ये नहीं था कि वो सिर्फ अपने एक पावर कर रहे थे, बट वो रीजनल में भी जो है पावर दे रहे थे एंड खुद एक पूरा मेंटेन भी कर रहे थे। गुप्ता रूलर्स जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था इफेक्टिव एग्रीकल्चरल पॉलिसीज को, जैसे कि लैंड ग्रांट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, एंड जिससे एनहांस कर सके एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ट्रेड एंड कॉमर्स उस समय बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रहे थे, जिसने फैसिलिटेट किया था बाय द नेटवर्क ऑफ वेल मेंटेन्ड रोड्स एंड रिवर सिस्टम्स। एम्पायर जो थे उनकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी ऑन द सिल्क रोड, जो कि आपको पता है, जिसने बूस्ट किया था ट्रेड विद सेंट्रल एशिया एंड अदर रीजन्स। गुप्ता रूलर्स जो है उन्होंने एक तो एनकरेज किया था सिस्टम ऑफ कॉइनेज, प्रमोट किया था एक स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी जो कि फैसिलिटेट करे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, दैट इज यूनिट 3। सो यूनिट 3 में हमारे पास दो पार्ट्स है। पहला है चेंजेस इन पोस्ट गुप्ता पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, एंड सेकंड वन इज वर्धनास, पल्लवास एंड चालुक्यास। सो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज व्हाट वर द मेजर पॉलिटिकल चेंजेस जो कि अकर हुए थे इंडिया में आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर। के अब कौन कौन से चेंजेस हुए थे जब गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था। सबसे पहले तो ये था कि जो सेंट्रलाइज्ड एम्पीरियल रूल था गुप्तास का, उसने एक फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल लैंडस्केप कैरेक्टराइज किया गया था बाय द राइज ऑफ रीजनल पावर्स। हर्षवर्धना जो डायनेस्टी जो थी वो एमर्ज की थी एज अ प्रोमिनेंट पावर इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग 7th सेंचुरी, 7th CE। नेक्स्ट अगर हम देखें, हर्षवर्धना जो थे उनको एक हम ऑल्सो नोन एज हर्षा, वो उन्होंने अपना स्टैब्लिश किया था लार्ज एम्पायर थ्रू कॉन्क्वेस्ट एंड अलायंसेस, मतलब लड़ाई वगैरह के बाद ही उन्होंने अपना लार्ज एम्पायर स्टैब्लिश किया था। हाउएवर उनकी डेथ के बाद जो एम्पायर जो था वो फिर से डिसइंटीग्रेट हो गया था इनटू स्मॉलर किंगडम्स, एंड जो साउथ इंडिया था जो कि पल्लवस एंड चालुक्य डायनेस्टी थी वो बहुत ज्यादा जल्दी राइज कर रही थी।
टू प्रोमिनेंस एंड उन्होंने स्टेब्लिश किया था देयर ओन रीजनल किंगडम्स। ये जो चेंजेस थे उन्होंने एक शिफ्ट मार्क किया था फ्रॉम अ यूनिफाइड एम्पायर टू अ मोर डिसेंट्रलाइज्ड एंड रीजनलाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 2। ये है हमारा पार्ट 1 का ही, यूनिट 3 का पार्ट 1 का। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इसमें हमारे पास है, डेट इज हाउ डिड द चेंजेस इन द इकोनॉमी and society contribute to the transition to the early medieval period in India। तो जो ट्रांजिशन कैसे हुआ अर्ली मिडीवल पीरियड का इंडिया में। उन्होंने क्या कंपनी किया था सिग्निफिकेंट चेंजेस के साथ इकोनॉमी एंड सोसाइटी में। पहला अगर हम देखें तो जैसे गुप्ता एम्पायर का जो डिक्लाइन हुआ था, एक कंप्लीट शिफ्ट हमने देखा था हाईली ऑर्गेनाइज्ड एग्रीगेटेड इकोनॉमी से टू अ मोर फ्रेगमेंटेड एंड लोकलाइज्ड सिस्टम। जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो एक जगह बहुत ज्यादा अंडरवेंट कर गया था थ्रू चेंजेस, एंड लोकल रूलर्स जो थे और जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा पावर गेन उस समय कर ली थी ओवर लैंड एंड रिसोर्सेज। इससे क्या हुआ था, इससे एमरजेंस जो है रीजनल इकोनॉमी सेंटर्स की हुई थी और ग्रोथ और ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। सोसाइटी ने यह भी विटनेस किया था कि जो बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं और जो डिक्लाइन हो रहा है अर्बन सेंटर्स का एंड द राइज ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। फ्यूडलिज्म के बारे में अगर हम देखें तो जो फ्यूडलिज्म था वो बहुत ज्यादा प्रेवेलेंट हो गया था उस समय विद द लैंडेड अरिस्टोक्रेसी एक्सरसाइजिंग पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर द पीजेंट्री। वही अगर हम देखें जो कास्ट सिस्टम है उसने कंटिन्यूसली प्ले किया था एक सिग्निफिकेंट रोल इन सोसाइटी विद द सोशल मोबिलिटी बिकमिंग मोर रिस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आपके 2 क्वेश्चंस और है जो कि मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बट इसमें अगर हमने देखा तो पहला हमारा क्वेश्चन वही है कि मेजर कौन कौन से चेंजेस थे पोस्ट गुप्ता पॉलिटी में, मतलब जब गुप्ता एम्पायर जो है वो खत्म हो गया था तो उसके कौन कौन से मेजर चेंजेस हमारे को देखने को मिले थे। तो ये क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। नॉर्मल अगर हम देखें तो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुई थी, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, एंड इसके बारे में अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हो तो वो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, जैसे कि कास्ट डिविजन जो है वो बहुत ज्यादा रिजिड हो गया था, सोशल मोबिलिटी डिक्लाइन हो गई थी, और जो लैंड ग्रांट्स थे जो रूलर्स के द्वारा वो एक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे, पावरफुल लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, वाइल जो कॉमनर्स जो थे वो फेस कर रहे थे इंक्रीजिंग टैक्सेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, डेट इज कैसे जो है वर्धानास पल्लवास एंड चालुक्यास उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था टू द कल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 300 टू 1200 सेंचुरी इन इंडिया। जो वर्धानास पल्लवास एंड चालुक्यास थे उन्होंने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया था। सबसे पहला अगर हम कंट्रीब्यूशन उनका देखें तो वर्धानास का, तो डेट इज की जो वर्धाना डायनेस्टी थी पर्टिकुलरली कौन इसको रूल कर रहा था, डेट इज किंग हर्षा, और वो पेट्रोनाइज कर रहे थे आर्ट को एंड लिटरेचर को एंड लर्निंग को। हर्षा जो थे वो हम हिमसेल्फ एक रिनोन्ड प्लेराइट थे, उनका जो कोर्ट था वो एक सेंटर था ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल एक्टिविटीज का। और जो चाइनीज ट्रैवलर थे एक्सोंग जैंग, उन्होंने विजिट किया था कोर्ट में एंड प्रेज किया था उन्होंने पेट्रोनेज ऑफ लर्निंग, मतलब कह सकते हैं चाइनीज ने भी उनको जो है बहुत ज्यादा प्रेज किया था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पल्लवास पे। पल्लवास जो थे उनकी एक डायनेस्टी जो थी वो सेंटर थी इन द प्रेजेंट डे तमिलनाडु, और उनका जो नोन थी पेट्रोनेज वो थी आर्किटेक्चर के लिए एंड स्कल्पचर के लिए, और उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था मैग्निफिसेंट रॉक कट टेम्पल्स सच एज शो टेम्पल एट ममलापुरम exhibiting acoustic Dravidian architectural style and intricate carvings। एंड लास्ट हमारे पास है चालुक्यास। चालुक्यास डायनेस्टी जो थी वो रूल करी थी प्रेजेंट डे कर्नाटका में, जो कि पार्ट्स थे महाराष्ट्र के। मेड उन्होंने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन भी किया था टू टेम्पल एंड आर्किटेक्चर। जो बादामी चालुक्यास थे फॉर एग्जांपल उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था आइकॉनिक केव टेम्पल्स एट बादामी, वाइल जो लेटर वेस्टर्न चालुक्यास थे उन्होंने डेवलप किया था एक यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ कल्याणी चालुक्यास। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट जो यूनिट 4, 5 एंड 6 के क्वेश्चन आंसर्स है वो हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। उसके अलावा जो भी आपका इस एग्जाम के बाद जो भी आपका पेपर है तो वो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना ताकि उसकी वीडियोस भी जल्द से जल्द आ सके। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे फॉलो। बाय बाय।